sharp. Okay, so we are going to start with combinations. ठीक है, कॉम्बिनेशन में स्टूडेंट हमने थोड़ा सा पहले ऑलरेडी डिस्कस कर रखा हुआ है. तो व्हाट इज कॉम्बिनेशन? सो कॉम्बिनेशन इज बेसिकली परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर का वो हिस्सा है जहां पे हम नंबर ऑफ वेज काउंट करते हैं बेस्ड ऑन लाइक कंडीशन दिया जाएगा कि कितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो. ठीक है, लेट्स कम टू द फॉर्मल डेफिनेशन. तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब है अ कॉम्बिनेशन इज अ सिलेक्शन ऑफ सम और ऑल ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स. आपके सामने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखे गए होंगे. अलग अलग ऑब्जेक्ट्स जो रखे गए हों उनमें से हो सकता है कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना पड़े या फिर सारे ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना पड़े. आपके सामने अलग अलग ऑब्जेक्ट्स रखे गए होंगे. उन अलग अलग ऑब्जेक्ट्स में से आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है. दिस इज अ कॉम्बिनेशन. उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या दिख रहा है यहाँ पे? इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक साइजेस. इट इज एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ यूनिक साइजेस. इसका मतलब है कि वहां पे ऑर्डर नहीं होता है, सिर्फ साइज. मतलब क्या? नंबर ऑफ आइटम्स मैटर करेगा. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नोट जिसके बारे में हम ऑलरेडी आगे डिस्कस कर भी चुके हैं. whenever we deal with combinations, order is not important. जब भी हम कॉम्बिनेशंस के साथ डील करेंगे हमारा ऑर्डर कभी भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा. ओके, सो व्हाट इज कॉम्बिनेशन? कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन. किस चीज का सिलेक्शन? तो आपके सामने अलग अलग चीजें रखी गई होंगी, उनमें से हो सकता है कुछ चीजों को आपको सिलेक्ट करना पड़े. कितने तरीके से करोगे वही पे कॉम्बिनेशन का यूज होगा. कॉम्बिनेशन में हम लोग ऑर्डर नहीं देखते, हम लोग सिर्फ साइज देखते हैं. कितने लोगों का सिलेक्शन करना है, कितने आइटम्स को चूज करना है. ठीक है, नेक्स्ट इज whenever we deal with combinations, order is not important. हम जब भी कॉम्बिनेशंस के साथ डील करेंगे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होगा. एग्जांपल के तौर पे सपोज वी हैव 3 टीम्स ए बी सी. मान लीजिए हमारे पास 3 टीम्स है ए बी सी और उनमें से 2 टीम्स को अरेंज करना था. तो 2 टीम्स को अरेंज करने के कितने तरीके हुए? 3p to 6 वेज. ओके, 6 वेज, 6 अलग अलग तरीके से आप 3 टीमों को अरेंज कर सकते हो. लेकिन उन 6 अलग अलग तरीकों में आएगा ए बी एंड बी ए. उन 6 अलग अलग तरीकों में आएगा ए बी एंड बी ए, दोनों के दोनों सेम होंगे. बी सी और सी बी आएगा, वो भी सेम होने वाले हैं. क्योंकि ए बी और बी ए में अलग क्या है? ए पहले लिखा हुआ है, बी बाद में लिखा हुआ है. बी ए में बी पहले लिखा हुआ है, ए बाद में लिखा हुआ है. तो अरेंजमेंट में दोनों अलग अलग होंगे लेकिन सिलेक्शन में दोनों का मतलब सेम होता है. एंड सिमिलरली ए सी और सी ए दोनों के दोनों यहाँ पे क्या होने वाले? सेम होने वाले. तो ये जो ए बी, बी ए, बी सी, सी बी, ए सी, सी ए, ये जो मैंने 6 अलग अलग अरेंजमेंट लिखे हुए हैं, ये सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो सिर्फ 3 ही केसेस बनेंगे. वो 3 केसेस कौन कौन से बनेंगे? आपने एबीसी में से या तो ए बी को पिक किया या ए सी को पिक किया या फिर बी सी को पिक किया. तो ये क्या है? दिस इज वेयर वी यूज कॉम्बिनेशन. जब हमको 3 टीमों में से 2 टीमों को सिलेक्ट करना हुआ, मान लो आपके सामने 3 टीम है, उसमें से 2 टीम को आपको अगले राउंड में भेजना है. कितने तरीके से भेज सकते हो? तो 3 तरीकों से भेज सकते हो, है ना. यहां तक आई थिंक एक क्विक रिवीजन हो रहा होगा सबके लिए. फॉर्मूला है एनसीआर का, ये तो हम लोग बाइनोमियल में देख चुके हैं. एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल इनटू एन माइनस आर फैक्टोरियल, जहां पे आपकी आर की वैल्यू 0 से लेके एन तक चलती है. फिर आते एक छोटे से एग्जांपल की तरफ. A committee of 3 persons is to be constituted from a group of 2 men and 3 women. इसका मतलब क्या है? हमारे सामने 2 आदमी और 3 औरत खड़े हैं, उनमें से हमको 3 लोगों का कमिटी बनाना है. ठीक है, तो पूछा ये गया है कि कितने तरीकों से कमिटी को बनाया जा सकता है. इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन. अब यहाँ पे आपके मन में एक छोटा सा सवाल आना चाहिए कि सर यहाँ पे जो कमिटी हमको बनाना है 3 लोगों का, उसमें कोई कंडीशन दिया हुआ है क्या कि इतने आदमी होने चाहिए या इतने विमेन होने चाहिए? द आंसर इज नो. अगर हम इस क्वेश्चन को सिंपली पढ़े तो इस क्वेश्चन से हमको ये पता चल रहा है कि एक 3 लोगों की कमिटी बनानी है, 2 मेन है मेरे पास और 3 वुमेन है. तो इससे हम क्वेश्चन पढ़ के इतना ही समझ पा रहे हैं कि उस कमिटी में कितने भी मेन या कितने भी वुमेन रखे जा सकते हैं. इसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है. तो अच्छा, अब कमिटी बनाना है तो कमिटी में और कुछ तो कोई पोजीशन के लिए हम नहीं देख रहे कि आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऐसा टाइप तो कुछ नहीं देख रहे. यहाँ पे सिंपल हमको चूज करना है ना. क्वेश्चन पढ़ के हमको समझ में आ रहा है कि हमको सीधा सिलेक्ट करना है. तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है? हियर ऑर्डर डज नॉट मैटर. यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा. Therefore we need to count combinations. इसलिए हम combinations काउंट करेंगे.
there will be as many committees as there are combinations of 5 different persons taken 3 at a time. इस लाइन का मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि यहाँ पे इतनी कमिटीज होंगी जितने आप 5 लोगों में से 3 लोगों का कॉम्बिनेशन बना सकते हो। कितनी कमिटीज होगी? उतनी कमिटीज होगी जितना 5 लोगों में से 3 लोगों का सिलेक्शन किया जा सकता है। और कितने तरीके से 5 लोगों में से 3 लोगों का सिलेक्शन किया जा सकता है, ठीक है। There will be as many committees as there are combinations of 5 different persons taken 3 at a time. तो फाइनली हमको एनसीआर का मतलब क्या होता है? एनसीआर का मतलब होता था n अलग अलग चीजें रखी गई हैं, तो उसमें से 8 चीजों का सिलेक्शन करना है। तो अभी अगर मेरे पास 5 अलग अलग लोग खड़े हैं, उनमें से 3 लोगों की कमिटी बनानी है, तो मुझे 3 लोगों को सिर्फ सिलेक्ट करना है। कितने तरीके से कर सकेंगे? 5C 3 वेज में कर सकेंगे। तो वहां से आंसर बन जाएगा 10, ठीक है। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन में किसी तरीके का डाउट आ रहा है? यस अमृता, तो ये देख सकते हो ना, यहाँ पे वही चीज लिखी। अच्छा, ऊपर 5 फैक्टोरियल होना चाहिए, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल होना चाहिए। एनी डाउट्स एनीवन? इस पर्टिकुलर एग्जांपल में किसी तरीके का डाउट आ रहा है कि आपको? ठीक है, सिंपल सा फंडा था। 5 लोग थे मेरे पास, 5 में से 3 लोगों की टीम बनानी थी। कितने तरीके से बना सकते हैं? तो 5C 3 वेज में बना सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहता है, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आपको कैसे पता चलेगा कि एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है इट्स अ क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। इफ द प्रॉब्लम सेज, अगर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड और लाइंड अप, ठीक है, अरेंज्ड और लाइंड अप, तो इज देन इट इज अ प्रॉब्लम ऑन परमुटेशंस। क्योंकि अरेंज बोल दिया मतलब अरेंजमेंट है, लाइंड अप मतलब समझ रहे हो, एक ऑर्डर में तो लाइन खड़ा करवाओगे किसी को, ठीक है। लेकिन अगर प्रॉब्लम कह रहा है इन हाउ मेनी वेज इट कैन बी सिलेक्टेड और चूजन और ड्रॉन और टेकन और ग्रुप, सिलेक्शन है ना, सिलेक्टेड, चूजन, ड्रॉन, टेकन, ग्रुप, ये सारे अगर आपको वर्ड्स दिख जाते हैं तो फिर वो क्वेश्चन जो होता है कॉम्बिनेशन का होता है, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया जहां पे आप उन डायरेक्टली परमुटेशन वर्ड ना देखकर आप ये सारे वर्ड्स वहां पे देख सकते हो। और एक दूसरा सिचुएशन बनता है जहां पे आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना पड़ता है, ऐसे भी मतलब अगर कहा जाए तो, जैसे जरा इसको पढ़िए, डिफरेंस बिटवीन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सपोज देयर आर 3 बैग्स, मानिए कि हमारे सामने 3 बैग्स खड़े हैं, 3 बैग्स हैं A B C, और उसमें से मुझे कोई भी 2 को सिलेक्ट करना है, उनमें से किसी 2 को मुझे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो इन हाउ मेनी वेज कैन आई मेक द सिलेक्शन? तो वो तो मैंने थोड़ी देर पहले भी एग्जांपल देखा ना, 3 टीम्स वाला ABC वाला, तो वही चीज हो जाएगा। तो क्लियरली आई सिलेक्ट आइदर AB और BC और AC। मतलब अगर मेरे सामने 3 बैग्स रखे हुए हैं, उसमें से मुझे कोई 2 बैग्स को सिलेक्ट करना है, तो मैं 3 तरीके से कर सकते हो, या तो AB को उठाऊंगा, या BC को उठाऊंगा, या AC को उठाऊंगा। अगर आप 3C2 भी कैलकुलेट करोगे ना, तो 3C2 भी 3 ही निकल कर आएगा। यहाँ पे 3C2 कैलकुलेट करोगे तो 3 ही निकल कर आएगा। One important point is to note is that we are talking about selection and not order here. जो important point आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, हम ऑर्डर की बात नहीं कर रहे हैं। So obviously whether I select AB or BA makes no difference. अब क्योंकि हम लोग सिंपल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इन दिस पर्टिकुलर केस आप AB को सिलेक्ट कर रहे हो या BA को सिलेक्ट कर रहे हो, ये 2 अलग अलग केसेस नहीं होंगे, ये एक ही केस होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन, सपोज फ्रॉम अ क्लास ऑफ 10 स्टूडेंट्स आई हैव टू सिलेक्ट 3 स्टूडेंट्स फॉर अ प्ले। अगर मुझे क्लास के 10 बच्चों में से 3 बच्चों को सिलेक्ट करना है कोई प्ले के लिए, इट इज अ केस ऑफ कॉम्बिनेशन, है ना, तब वो कॉम्बिनेशन हो जाएगा। लेकिन अगर मुझे 3 लोगों को अरेंज करना है, देखो एक तो वर्ड अरेंज दिख गया, इन अ लाइन, इट इज अ केस ऑफ परमुटेशन। अब अगर मुझे 3 लोगों को अरेंज करना पड़ गया, तब ऑर्डर मैटर करेगा कि पहले ए को खड़ा किया, फिर बी को किया, फिर सी को किया, या ए को पहले करके सेकंड में सी को किया, फिर बी को किया। अब ये दोनों इस केस के लिए, है ना, इसके लिए ये डिफरेंट हो जाएंगे। तो समझना कि लाइनअप जहां पे ऑर्डर मैटर, परमुटेशन जहां पे ऑर्डर नहीं मैटर कर रहा, कॉम्बिनेशन, ठीक है। सो आई होप आई हैव मेड इट क्लियर, इन परमुटेशन ऑर्डर मैटर्स बट इन कॉम्बिनेशंस ऑर्डर डज नॉट मैटर। मतलब वही चीज परमुटेशन में ऑर्डर मैटर करेगा एंड कॉम्बिनेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करेगा,
ठीक है, तो आई थिंक एक क्विक रिवीजन हो चुका है कॉम्बिनेशंस को लेकर। एक छोटा सा सवाल से इसको कवर करते हैं, ठीक है, फिर आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। तो एग्जांपल नंबर 1, इन अ क्लास देयर आर 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स। ठीक है, 6 बॉयज है एंड 5 गर्ल्स है एक क्लास में। इन हाउ मेनी वेज कैन अ कमिटी ऑफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बी फॉर्म? कितने तरीके से मैं 2 बॉयज और 2 गर्ल्स की कमिटी को फॉर्म कर सकता हूँ? ठीक है, तो कंडीशन क्या था? कंडीशन था कि हमारे पास कौन कौन है, पहले तो ये फिगर आउट कर लो। सो आई हैव 6 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, 6 लड़के हैं 5 लड़कियां। उसमें से मुझे कितने लोगों की कमिटी बनानी है? मुझे 4 लोगों की कमिटी बनानी है। लेकिन इस बार जो 4 लोगों की कमिटी बनेगी ना, उसमें कितने मेंबर्स होंगे वो भी क्लियर बताया हुआ है। जैसे कि उस 4 लोगों की कमिटी में 2 बॉयज होने चाहिए और 2 गर्ल्स होने चाहिए। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो अब इस फंडे को अगर ऐसे देखा जाए, सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो अब जब हमको पता चल चुका है कि हमको 6 बॉयज में से 2 बॉयज को सिलेक्ट करना है, 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को सिलेक्ट करना है, तो ये सॉल्यूशन पढ़ू जरा। 2 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड आउट ऑफ 6 इन 62 वेज। 6 लड़कों में से 2 लड़कों को कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है? 62 वेज में सिलेक्ट किया जा सकता है। 5 गर्ल्स में से 2 गर्ल्स को कितने तरीके से सिलेक्ट किया जा सकता है? 5C2 वेज में किया जा सकता है। अब क्योंकि स्टूडेंट्स कमिटी में 2 गर्ल्स है, एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन होता है कि नहीं? हमको 2 गर्ल्स को भी सिलेक्ट करना है एंड 2 बॉयज को भी सिलेक्ट करना है। आपको दोनों काम करना है, क्योंकि आपको दोनों काम करने, दोनों में से कोई एक सिर्फ नहीं करना है, तो इसीलिए मुझे नंबर ऑफ बॉयज के केसेस इनटू, ये देखो, इनटू नंबर ऑफ गर्ल्स के केसेस। यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा भी हुआ है प्रोडक्ट रूल, एंड स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। एंड क्यों लगा है? क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपको एक कमिटी फॉर्म करनी है वेयर यू विल हैव 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स। नाउ 2 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन 6C2 ways, 2 girls can be selected in 5C2 ways. So the total number of ways of selecting 2 boys and 2 girls will be 6C2 into 5C2. बोलो, क्या इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत किसी को भी? इस क्वेश्चन में किसी तरीके का डाउट है किसी को भी? विवांशु कह रहा है कि सर नोट के जगह और होता तो क्या करते? विवांशु बस सिंपल इनटू की जगह प्लस कर देते, इनटू की जगह प्लस कर देते बस। ठीक है, इज दिस क्लियर? एनी अदर क्वेश्चंस, एनीवन? कोई सवाल नहीं है? ग्रेट, परफेक्ट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपको टास्क देता हूं अगले 15 मिनट्स के लिए, है ना, थोड़ा जल्दी जल्दी करके सॉल्व करना है आपको क्वेश्चन। तो ये देखिए, आपको आना है अपने बुक के सेकंड एक्सरसाइज पे। कहां पे आना है आपको? बुक के सेकंड एक्सरसाइज पे। कौन सा एक्सरसाइज है ये? दिस इज M8.2। M8.2, उसमें आपको क्या क्या सॉल्व करना है? तो आपको प्री रीडिंग एक्सरसाइज करना है, उसके बाद आपको शुरू करना है इन क्लास एक्सरसाइज। प्री रीडिंग एक्सरसाइज के बाद आपको करना है इन क्लास एक्सरसाइज। जितना होता है करो, लेकिन टारगेट रखो 15 मिनट्स में मैक्सिमम क्वेश्चन करने का। ओके, टारगेट रखो 15 मिनट्स में मैक्सिमम क्वेश्चंस करने का। ये भी करना है और पीछे का प्री रीडिंग भी करना है। प्री रीडिंग प्लस दिस। चलो, अगला 15 मिनट आई वांट सबको ही थोड़ा जल्दी जल्दी, है ना, नींद से बाहर निकलो क्वेश्चंस करके। हरी अप।
I hope everyone is solving. हाँ मधुरेंद्र, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया है। 15 मिनट्स थोड़ा सा नींद वींद से बाहर निकलिए काम करके।
अगर किसी का इन क्लास एक्सरसाइज 1 हो गया तो वो इन क्लास एक्सरसाइज 2 शुरू करे। अगर किसी का इन क्लास एक्सरसाइज 1 हो गया तो वो इन क्लास एक्सरसाइज 2 शुरू कर सकते। फोर डिजिट उठाओ ना फिर। उन पांच में से कोई भी चार डिजिट का सम हर्ष। उन पांच में से कोई भी चार डिजिट का सम।
ओके स्टूडेंट्स 9:30 होने वाला है। मैं ऊपर से लाइक मुझे बताइए प्री रीडिंग एक्सरसाइज में कहाँ पे दिक्कत हुई है? प्री रीडिंग एक्सरसाइज में कहाँ पे दिक्कत हुई है? एनी क्वेश्चंस प्री रीडिंग एक्सरसाइज से? क्वेश्चन नंबर 4, तौकीर का कहना है 4, विवांशु का कहना है 4, स्नेहा first of all just send me a text. Are you a new student? No, फिर I don't think you were present in the last class, na? Sneha, please rename yourself first and then I will unmute you. Okay, first rename yourself. Either rename or I will remove you right now. रोहित, मैंने उसे रिमूव कर दिया, वो रिनेम नहीं कर रही थी, चैट में लिख रही थी मैसेज। Okay, chalo. So basically, you guys are having problem in question number 4, right? You guys are having question in 4. देखो, मैंने को लगा था कि आपको 4 में दिक्कत होगी, तो मैंने ये बना के रखा हुआ था पहले से, तो एक बार देख लीजिए। So basically, वो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए ना, पहले आपको प्लेइंग कार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आना चाहिए। तो प्लेइंग कार्ड्स में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं स्टूडेंट्स? अच्छा, 10th में प्रोबेबिलिटी अगर पढ़े थे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, वैसे 8, 9, 10 तीनों में आता है। 8 से प्रोबेबिलिटी पढ़ते तो 8 में भी मैं ये चीज बताता हूँ, 9th में भी बताता हूँ, 10th में भी बताता हूँ। तो 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से चार सूट्स होते हैं, ठीक है, 4 सूट्स होते हैं। ये जो डायमंड जैसा जो दिख रहा है ना, ये वाला, ये ऐसे करके जो रहता है, इसको डायमंड कहते हैं। ये जो है इस तरीके से, ये अपना क्लब्स हो गया, ठीक है। ये तो सबको पता है, अपने व्हाट्सएप पे तो डालते रहते हो सबको, ये हार्ट है, और ये उसका उल्टा ब्लैक हार्ट है, इसको कहते हैं स्पेड्स। ओके, तो अगर आप पहले काउंटिंग करोगे, है ना, अगर आप पहले इधर काउंटिंग करोगे तो उस काउंटिंग में आपको क्या दिखेगा? आपको उस काउंटिंग में दिखेगा कि डन रोहित, टोटल 13 कार्ड्स है हर जगह में, है ना। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 कार्ड्स हो गए। तो हर सूट के अंदर 13 कार्ड है। अब देखो 52 को 4 से डिवाइड करोगे तो भी 13 आएगा, है ना। मतलब वो जो 52 कार्ड है वो 4 इक्वल डिवीजन में, 13 कार्ड डायमंड के, 13 कार्ड क्लब के, 13 कार्ड हर्ट्स के और 13 कार्ड स्पेड्स के, ठीक है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हर 13 कार्ड के अंदर सेम तरीके के कार्ड्स हैं। तो देखो, अगर आप कॉलम वाइज देखोगे तो पहला कार्ड हर जगह ए दिख रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एस, इसको हम कहते हैं एस। फिर देखो 2 से लेके 10 तक नंबर कार्ड दिख रहे हैं, 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक ये होते हैं आपके नंबर कार्ड्स। फिर ये जो जे लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं जैक, इसको बोलते हैं जैक। क्यू तो सबको पता है, मेरे सपनों की रानी, क्वीन। एंड फाइनली वो सपनों की रानी के राजा तो आप ही लोग हो, किंग। तो अल्टीमेटली अगर 2 से 10 नंबर कार्ड्स को देखोगे ना, तो टोटल 9 नंबर कार्ड्स होते हैं, 9 नंबर वाले कार्ड्स होते हैं, ठीक है, 9 नंबर वाले कार्ड्स, ऐसे लिखता हूं 9 नंबर वाले कार्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, तो 13 कार्ड्स का डिवीजन कैसे होता है? 13 कार्ड्स का डिवीजन होता है किंग क्वीन जैक एस, 4 कार्ड इधर निकल गया, किंग क्वीन जैक और एस, ये 4 कार्ड यहां निकल गया, और बचा 9 कार्ड जो होता है वो नंबर वाले कार्ड्स होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, नंबर वाले कार्ड्स का काउंटिंग 1 से नहीं होता है, 2 से होता है, ठीक है।
तो नंबर वाले कार्ड्स का काउंटिंग 2 से शुरू होता है और 10 तक चलता है, तो ये ध्यान रखना है। ओके, और ये जो किंग क्वीन जैक क्वीन ये जो होता है जे के क्यू, इसको हम कहते हैं फेस कार्ड्स। क्या कहते हैं इसको? इसको कहा जाता है फेस कार्ड्स। फेस कार्ड्स क्यों कहा जाता है? आप देख सकते हो इन सारे कार्ड्स के ऊपर फेस बना हुआ है, तो इसी को फेस कार्ड्स कहा जाता है। ठीक है, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? अगर हर सूट के अंदर 3 फेस कार्ड आ रहे हैं तो टोटल 4 सूट के अंदर 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। तो क्या ये फंडा क्लियर है सबको? अब क्या आप इसको देखकर आप क्वेश्चन नंबर 4 को आप आंसर कर सकते हो? ट्राई कीजिएगा जरा। आई विल गिव यू 1 मिनट, उसके बाद मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा। टॉकीर पूछ रहा है सूट मीन। सूट मीन वो शादी वाला सूट नहीं है यहाँ पे, ये बेसिकली डायमंड क्लब हर्ट और स्पेस जो है ना, इनको सूट बोला गया है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा वो प्लेइंग कार्ड्स में 52 कार्ड्स में कितने सूट है, तो आप बोलोगे 4 सूट है। ये सब जो सवाल पूछे ना टॉकीर, इससे मेरे को ये कंफर्मेशन मिल गया, लेकिन कि 10th में पढ़ाई लिखाई तो एकदम नहीं की हो। अब ये झूठ झूठ मत बोलना क्योंकि ये जैसे मैंने बताया 8, 9, 10 तीनों बार आता है। हाँ बोलो बोलो, दो सर एक्सप्लेनेशन। 8 से लेके 10th में हर टीचर हाँ, बोलता है तुमको आगे पढ़ना है, आगे पढ़ना है, हमेशा स्किप करते रहे ये वाला चैप्टर। तो कैसे लेकिन पता एक चलेगा? बात बताओ, नाइन्थ का प्रोबेबिलिटी चैप्टर 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर में कैसे स्किप हो गया? 10th का प्रोबेबिलिटी चैप्टर में है। बोर्ड्स के चीज आई डोंट थिंक कि कोई भी टीचर स्किप कर देगा ये बोल के कि तुमको आगे पढ़ना है। बोर्ड का एग्जाम के बाद ही ना पढ़ोगे टीचर पे फॉल्ट डालना तो एकदम देखो अरिजीत चैट में लिख रहा है पढ़ा है सर, इसके क्लास में था मैं एनीवे, चलो, so let's go to question number 4 now. ठीक है, in a standard pack of 52 cards there are dash number of suits, so the answer will be 4. each suit contains, हर सूट के अंदर कितने कार्ड्स हमने देखे थे? 13 देखे थे। among which dash 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 are face card। अब ये डैश 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 में कौन कौन आएगा? किंग, क्वीन एंड जैक, ये अपने फेस कार्ड्स हो गए। फिर कह रहा है सूट्स डैश एंड डैश आर रेड कलर। अच्छा, लाल कलर वाले कौन कौन से थे? याद कीजिएगा, वो डायमंड वाला था और दिल वाला था, है ना? तो डायमंड एंड हर्ट, ये रेड कलर वाले हो गए। और जो बाकी दो है स्पेड्स एंड क्लब्स, स्पेड्स एंड क्लब्स, ये आपके कौन से वाले हो गए? ब्लैक कलर वाले हो गए। अब पूछा ये गया है द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 एसेस फ्रॉम अ पैक इज। एक पैक ऑफ कार्ड में से क्या कहते हैं, अब आपको पूछा ये गया है कि एक पैक ऑफ कार्ड में से 2 एसेस कितने हैं। एक पैक ऑफ कार्ड्स में से 2 एसेस निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं? तो पैक ऑफ कार्ड में कितने एसेस होते हैं? 4, और उसमें से आपको कोई 2 एस चूज करना है ना? सिलेक्टिंग वर्ड मतलब सिलेक्शन लगाना है यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा 4C2। 4C2 का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 4C2 का वैल्यू हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा 4C2 का वैल्यू? वो हो जाएगा आपका 6। ओके, एंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 रेड कलर कार्ड। 3 रेड कलर कार्ड, कितने रेड कलर के कार्ड होते हैं? तो 26 रेड कलर कार्ड में से 26 रेड कार्ड्स में से हमको कितना सिलेक्ट करना है स्टूडेंट्स? हमको 3 कार्ड सिलेक्ट करना है। 26 रेड कार्ड में से हमको 3 कार्ड सिलेक्ट करना है। ठीक है, कितने तरीके से हो सकता है? वो हो जाएगा 26C3 वेज में से। कितने तरीके से? 26C3 नंबर ऑफ वेज से। बोलो, बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े क्या? अगर कोई डाउट नहीं तो आगे बढ़ू, बताओ जल्दी से, गिव मी कंफर्मेशन। आरजू ने यस पे क्लिक किया है, 4-5 लोगों ने यस पे क्लिक किया है।
ओके चलो फिर साक्षी कह रही है नंबर 1। साक्षी नंबर 1 किसका कह रहे हो? रीडिंग एक्सरसाइज का कह रहे हो कि इन क्लास एक्सरसाइज का कह रहे हो? आईसीई ओके चलिए तो अब शुरू करते हैं यहां से। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स विथ एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटिंग। चलो तो इसको करते हैं अब सॉल्व यहां पे हम। M8.2 ICE क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है तो साक्षी वहां पे कहा गया है कि कितने 5 डिजिट के नंबर बना सकती हो जिसमें कम से कम 1 डिजिट रिपीट करेगा। तो इसको सॉल्व करने का ना देखो आप याद रखना एटलीस्ट या फिर एटमोस्ट वर्ड अगर होता है ना, एटलीस्ट या एटमोस्ट वर्ड अगर आपको कहीं पे दिखेगा तो उसको सॉल्व करने का जो सबसे आसान तरीका होता है जनरली जो पाया जाता है दैट इज टोटल माइनस रिमेनिंग केसेस। टोटल माइनस रिमेनिंग केसेस। जैसे इस सवाल में हम क्या पूछना चाहते हैं? इस सवाल में हम पूछना चाहते हैं कि कितने 5 डिजिट के नंबर्स ऐसे हैं जिनमें कम से कम 1 डिजिट रिपीट करेगा। कम से कम मतलब एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट करेगा। ठीक है तो अगर ये इसको देखा जाए तो हमारे लिए डोंट यू थिंक द बेटर ऑप्शन विल बी एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटिंग वाले केस को हम कैसे डील करेंगे? हम करेंगे टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। और ये आप लोग के लिए लर्निंग है स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन से। टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स माइनस नंबर ऑफ केसेस। अब देखो अगर आपका 5 डिजिट का कोई भी नंबर उठाओगे तो या तो उसके पांचों डिजिट अलग अलग होंगे या उसमें कोई एक रिपीट करेगा या 2 रिपीट करेगा या 3 रिपीट करेगा या सारे रिपीट करेंगे, यही ना हो सकता है। तो रिमेनिंग केसेस में कौन बचेगा? रिमेनिंग केसेस में सिर्फ वो वाला केस बचेगा नंबर ऑफ केसेस वेयर नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटिंग। नन ऑफ द डिजिट्स मतलब उसमें से सिर्फ एक ही केस हटेगा फिर जिसमें कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है कि आप लोगों को? पॉइंट क्या है? एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीट करने वाला सिचुएशन कौन सा होगा? वो वाला सिचुएशन होगा जहां पे जितने भी नंबर्स थे ना उन सारे नंबर्स में से अगर आप वो वाला नंबर हटा दो जिसके सारे डिजिट्स अलग अलग हैं तो बचे हुए नंबर्स कौन से होंगे? बचे हुए नंबर्स वो होंगे जिसमें कम से कम 1 डिजिट रिपीट करेगा। तो अब 5 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं? 5 डिजिट नंबर्स को अगर देखोगे तो शुरू होता है आपका 10,000 से, चलता है आपका 99,999 तक। तो ये कितने टर्म्स हो गए? दिस माइनस दिस प्लस 1 मतलब 90,000। 90,000 5 डिजिट के नंबर्स हैं। 90,000 5 डिजिट के नंबर्स हैं। श्रेया कह रही है नहीं समझ में आया। श्रेया ऐसे देखो कि कोई भी अगर आप एक 5 डिजिट का नंबर उठाओगे, पहले एक बार अनम्यूट करके मुझे सिचुएशन समझाने की कोशिश करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर आप कोई भी एक 5 डिजिट का नंबर उठाओगे तो क्या क्या केसेस हो सकते हैं? यस सर। बताइए कि अगर आपने कोई भी एक रैंडम 5 डिजिट का नंबर उठाया 10,000 से लेके 99,999 तक तो उसमें डिजिट्स का क्या क्या केसेस बन सकता है? एक तो हो सकता है जिसमें नंबर रिपीट कर रहा हूँ, एक ऐसा हो जिसमें 2 नंबर रिपीट कर रहा हो, 3 का भी केस हो सकता है, 5 वाला भी केस हो सकता है, और वो भी केस हो सकता है जिसमें कोई भी रिपीट ना कर रहा। हाँ सारे ठीक है डिफरेंट हो। हाँ तो चलो एक बार नंबर ऑफ केसेस गिनते हैं। तो नंबर ऑफ केसेस अगर उंगलियों पे गिना जाए तो एक आएगा जिसमें कोई भी रिपीट नहीं कर रहा। यस सर। फिर एक रिपीट कर रहा है। हाँ एक रिपीट करने का मतलब 2 डिजिट सेम है, बाकी 3 अलग अलग है। अलग है। हाँ ये सेकंड केस था। थर्ड केस क्या होता? 3 डिजिट सेम थे और बाकी 2 अलग अलग थे। चौथा केस क्या होता? 4 डिजिट सेम, 5वां डिजिट अलग। और आखिरी केस कौन सा होता?
जिसमें पांचों सेम हो सकते हैं। पांचों सेम होता है, ठीक है। तो अब ये सोचिए कि मैंने अपने उंगलियों पे 5 अलग अलग केसेस लिखे। आपको जो सवाल ने पूछा है वो कौन सा केस पूछा हुआ है? एटलीस्ट 1 रिपीटिंग डिजिट। उसका मतलब क्या है? उसने 4 केसेस पूछे है कि नहीं? जो हमने पहला केस गिना था जिसमें सारे डिजिट्स अलग अलग है, क्या वो मेरे सॉल्यूशन में आएगा? नहीं, वो नहीं आएगा। लेकिन बाकी केसेस सबके सब आएंगे कि नहीं आएंगे? एटलीस्ट मतलब एक आना ही चाहिए। हाँ, जैसे क्वेश्चन में एटलीस्ट वर्ड नहीं लिखा था, क्वेश्चन में लिखा था वेयर, अच्छा लिखा था क्या? लिखा है, लिखा है ना? हाँ, तो बस ऐसे समझो कि एटलीस्ट का मतलब हिंदी में मतलब होता है कम से कम। तो कम से कम एक डिजिट रिपीट करना चाहिए। अब कम से कम एक डिजिट रिपीट करना चाहिए मतलब 2, 3, 4, 5 सारे केसेस आएंगे कि नहीं आएंगे? यस सर, आएंगे। तो अभी हमने उंगलियों पे जो 5 अलग अलग केसेस देखे, उन 5 केसेस में 4 केसेस सवाल ने पूछे मेरे से। यस सर, ठीक है। अब मेरे लिए वो 4 केसेस को अलग अलग गिनने में ना टाइम ज्यादा जाएगा। तो मेरे लिए ज्यादा इजी ऑप्शन क्या होता है कि कितने 5 डिजिट के नंबर है उनमें से मैं वो वाला केस हटा दूं जो मेरे सवाल में नहीं आएगा। आई बात समझ में? यस सर, थैंक यू सर। तो अब टोटल नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स कितने होंगे? तो 10,000 से लेके 99,999 तक। ये तो एपी बन जाएगा। एपी बन जाएगा। और मैंने आई थिंक सीक्वेंस मतलब नॉर्मल एपी का फंडा ही देखोगे तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1 कर देगा, तो 90,000, मतलब 90,000 5 डिजिट नंबर्स है। और बचा इसको लेकर, तो इसमें नंबर ऑफ केसेस वेयर नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटिंग। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे? इसको सॉल्व करने के लिए वही 5 डैशेस लगा दो। अब बताओ कि इस प्लेस को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? पहला प्लेस को चैट में बताइए, पहले प्लेस को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? वेरी गुड हर्ष, श्रेया, साक्षी, फरदीन। अर्जु गलत है, अंशु करेक्ट, मधुरेंद्र गलत। मैं पूछ रहा हूं पहले प्लेस को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? तो पहले प्लेस को फिल करने के 9 वेज है। इसको फिल करने के 9 वेज है। अब मैं क्या निकालना चाहता हूं स्टूडेंट, समझो बात को। आई वॉन्ट टू फाइंड कि कितने 5 डिजिट के नंबर्स ऐसे बन सकते हैं जिनके सारे डिजिट्स अलग अलग हो। तो अभी आपके पास ऑप्शन क्या क्या है? तो आपके पास 0 से लेके 9 पूरे 10 डिजिट्स प्रेजेंट है। लेकिन उन 10 डिजिट्स में से क्या पहला प्लेस पे 0 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो पहले प्लेस को कितने तरीके से फिल किया जा सकता है? 9 तरीके से किया जा सकता है। लेकिन जब आप इस प्लेस पे एक डिजिट फिक्स कर दिए तो अब सेकेंड प्लेस को फिल करने के कितने रास्ते हैं? इसको फिल करने के भी 9 रास्ते होंगे। कैसे 9 रास्ते होंगे? क्योंकि 10 डिजिट था ना, 10 में से हम 0 पहला प्लेस में नहीं रख सकते थे। बाकी 9 में से तो कोई किसी एक को आपने रखा होगा ना, तो बाकी 9 में से किसी एक को रखा होगा तो अगले प्लेस पे वो डिजिट तो वापस नहीं आएगा क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड वाला सॉल्व कर रहे हैं। तो 10 में से अब 9 ही केस बचेगा कि नहीं बचेगा? इज दिस क्लियर? टॉकी 10 कैसे लिख रहे हो? तो 9 वेज इधर। अच्छा, 10 डिजिट में से एक इधर चला गया, एक इधर चला गया। तो अब अगले को सॉल्व करने के कितने तरीके? अगले को सॉल्व करने के 8 तरीके। अगले को सॉल्व करने के 8 तरीके। अच्छा, अगला 8 तरीका, तो उसके बाद नेक्स्ट वाले को सॉल्व करने के कितने तरीके? 7 तरीके। और लास्ट वाले को सॉल्व करने के 6 तरीके। तो यहाँ पे कितने केसेस बन गए इन टोटल? सो दैट इज 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6। तो हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर दैट विल बी 90,000 में से ये वाला केस अगर हम माइनस कर दें, अब ये मल्टीप्लीकेशन में अभी नहीं कर रहा, आप घर पे आराम से करना। क्या ये क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? साक्षी ने कैलकुलेटर लगा के 27216 बता भी दिया है। क्या ये क्वेश्चन का अप्रोच समझ में आया आप लोगों को? एवरीवन, अगर आपको नहीं समझ में आया कोई स्टेप तो प्लीज बताइए, क्योंकि ये इन क्लास एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है। आपके मन में किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए।
If it is okay, I will move on to the next question. Pankaj, Priyanshu, Vikas, Kartik, अमृता, फरदीन, बढ़े आगे फिर। मृगम कह रहा है 2 नंबर, ठीक है। 2 नंबर कह रहा है 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स फॉर्म अ लाइन विद द बॉयज एंड गर्ल्स ऑल्टरनेटिंग। इसका स्टेटमेंट कौन समझाना चाहेगा? ये फर्स्ट लाइन का मतलब कौन समझाना चाहेगा? मृगम, क्या ये क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन समझे हो? सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा, फर्स्ट लाइन क्या कह रहा है बस उतना मेरे को समझाने की कोशिश करो। अनम्यूट करके बता सकते हो? सर पहले G1 फिर B1 फिर G2 B2 ऐसे अल्टरनेट चलेगा। हाँ, ऑल्टरनेट मतलब क्या है कि कोई भी 2 बॉयज या कोई भी 2 गर्ल्स साथ में नहीं रहेंगे, है कि नहीं? है ना। चलो तो अब इसको करते हैं सॉल्व। हमसे यही पूछा गया कि 5 लड़के हैं 5 लड़कियां हैं, कितने तरीके से बॉयज एंड गर्ल्स को ऑल्टरनेट बैठाया जा सकता है लाइन में। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे? पहले तो हम लाइन बनाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व ना हो, कम से कम लाइन तो हम बनाएंगे। जैसे नंबर के क्वेश्चन होते थे तो डैश लगाते थे कि, ठीक है। चलिए 1 4 5 6 ओके। तो जैसे कि मृगंक ने बताया कि सर पहले G1 फिर B1। G1 क्या है? गर्ल नंबर 1। B1 क्या हो जाएगा? बॉय नंबर 1। तो मान लो कि वो जो 6 गर्ल्स थे, उन 6 गर्ल्स, जो 5 गर्ल्स थे, हमने सब, ऑब्वियस ही बात है सब तो अलग अलग होंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि सब सामने पांचों कैटरीना कैफ करी होंगी, सब अलग अलग एक्ट्रेसेस करे होंगे और सब अलग अलग एक्टर्स करे होंगे। नाउ द पॉइंट इज, आपको उनको इस तरीके से अरेंज करना है कि उनमें से कोई भी 2 गर्ल्स या कोई भी 2 बॉयज साथ में नहीं होंगे, वरना चप्पड़ चप्पड़ शुरू हो जाएगा। तो हमको क्या फंडा लगाना है? हम देखेंगे कि पहले पोजीशन में देखो, अभी फिलहाल के लिए ना, फिलहाल के लिए मैं मानता हूं कि गर्ल्स दो केसेस बनेंगे। एक केस बनेगा जहां पे लड़की लेफ्ट साइड में दिख रही है, तो गर्ल जी, यहाँ पे जी से शुरू हो सकता था, जी बी, गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय। क्या ये एक केस हो सकता है कि नहीं हो सकता? सोच के बताओ। जो हमारा सवाल पूछा था उस सवाल में क्या ये कंडीशन, जैसे मैंने अभी यहाँ पे इनको अरेंज किया, क्या ये सेटिस्फाई हो रहे हैं? हो रहे हैं, राइट। मन में और भी कुछ आ रहा है क्या? किसी के मन में कोई दूसरा केस आ रहा है क्या? आप में से किसी के मन में कोई दूसरा केस भी आ रहा है क्या? एग्जैक्टली, चैट में बताइए। पंकज ने भी सही बोला। अब हो सकता है कि पहले बॉय होगा, एग्जैक्टली। तो मैं उसके नीचे लिखता हूं बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल एंड बॉय। ठीक है, तो ये आपका स्टूडेंट दूसरा केस हो गया। ओके, दूसरा केस। अब थोड़ा सा फंडा समझो, या तो फर्स्ट केस होगा या सेकेंड केस होगा। क्या कोई तीसरा केस भी आ रहा है दिमाग में? क्या कोई तीसरा केस भी आ रहा है आपके दिमाग में? नहीं आ रहा ना? पहले ये क्लियर हो जाते हैं कि और कोई तीसरा केस नहीं बन सकता, क्योंकि आप और कोई भी केस के बारे में सोचोगे तो, अगर कोई भी और केस के बारे में सोचोगे तो वहां पे साथ में आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, क्या इसका आंसर 2 है? क्या इसका आंसर 2 है? कितने लोगों को लग रहा है इसका आंसर 2 है? आयुष को लग रहा है, आरजू को नहीं लग रहा, और बाकी लोग? वेरी गुड। विवांशु ने बोला है कि सर अगर बॉयज एंड गर्ल्स अलग अलग होगा तो और केस बनेगा।
मृगन कह रहे सर अरेंजमेंट नहीं करेंगे। आरजू कह रहे क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स भी तो चेंज कर सकते हैं ना पोजीशन। परफेक्ट, दिस इज व्हाट आई वांटेड। देखिए स्टूडेंट्स, इसका आंसर 2 नहीं होगा। 2 क्यों नहीं होगा? बिकॉज अगर हम इन गर्ल्स की पोजीशंस को एक बार देखें तो ये जो 5 गर्ल्स है ये सबके सब सेम थोड़े ना है, सबके सब सेम थोड़े ना है। इधर मान लो यहाँ कैटरीना कैफ है सबसे पहले, यहाँ प्रियंका चोपड़ा है, यहाँ पे कियारा आडवाणी है, यहाँ पे दीपिका पादुकोण है, और यहाँ पे अनुष्का शर्मा है। तो अब ये जो 5 एक्ट्रेसेस हैं, आप इनको अपने बीच में भी तो इंटरचेंज करा सकते हो सकता है कि किसी को प्रियंका चोपड़ा को फर्स्ट पोजीशन पे रखना था, हो सकता है किसी को कियारा आडवाणी को फर्स्ट पोजीशन पे रखना था। So the point is that the 5 girls can be arranged among themselves in 5 factorial ways. Here the 5 girls, देखो 5 लड़कियां 5 पोजीशंस 5 फैक्टोरियल वेज होगा, है ना। 5 girls can be arranged in 5 factorial ways. Here 5 girls can be arranged in 5 factorial ways. बात समझ में आ रही है? 5 लड़कियां 5 पोजीशन 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज होगा। एंड सिमिलरली 5 बॉयज कैन बी अरेंज्ड, और वो जो बाकी के 5 बॉयज है स्टूडेंट्स, वो भी, उनको भी तो आप 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो, उनको भी तो आप 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हो, राइट। तो उस हिसाब से अब ये बताओ, गर्ल्स को 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करोगे, बॉयज को 5 फैक्टोरियल वेज में अरेंज करोगे, लेकिन आपको अरेंज तो बॉयज को भी करना है एंड गर्ल्स को भी करना है, राइट। आपको अरेंजमेंट बॉयज का भी करना है एंड गर्ल्स का भी करना है। एंड वर्ड का मतलब क्या होता है? एंड वर्ड का मतलब क्या होता है? एंड वर्ड का मतलब होता है therefore total number of cases, total number of ways in case 1 is equal to 5 factorial into 5 factorial। क्या ये यहां तक समझ में आया आप सबको? यहां तक समझ में आया? ठीक है। लेकिन ये जो 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल निकाला हो, ये सिर्फ केस 1 का निकाला हो। लेकिन क्या आप इस चीज से एग्री करोगे स्टूडेंट्स कि सिमिलरली केस 2 में भी इतने ही निकल कर आएंगे? केस 2 में भी इतने ही निकल कर आएंगे। सिमिलरली इन केस 2 हमारे कितने होंगे? 5 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब या तो स्टूडेंट केस 1 होगा और केस 2 होगा, इंग्लिश का, और आइदर केस 1 और case 2, yes। So if it is going to be either case 1 or case 2, and whenever we get an or in the question, है ना, or basically or in the statement, we have to use addition। So therefore total number of ways of case 1, अच्छा total number of ways सीधा लिख देते हैं, is equal to 2 times of 5 factorial into 5 factorial। Why have I written 2 times? Because either it's going to be case 1 or it is going to be case 2. Now since both the cases are same, so that is why we have double, okay। तो हाँ जी हर्ष बताओ। सर लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया है, मेरा आंसर भी थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। जैसे मैंने क्या किया है कि पहले पूरे गर्ल्स को लिख लिया है G1 से G5 तक, और अल्टरनेट करना है, मतलब उनके बीच में हर बॉयज को किसी ना किसी को डालना है। तो टोटल गैप 6 बनेंगे। नहीं, वो जो गैप वाली चीज है ना सर, वो मैं समझा रहा हूँ। देखो वो जो गैप वाली चीज आप कह रहे हो उसमें सर, लेकिन गैप बनेंगे तो उसमें 5 प्लेसेस चाहिए ना, तो 6 ही 5, और उस 5 गर्ल्स को हम लोग फिर 5 फैक्टोरियल से कर सकते हैं।
समझ रहा हूँ, तो आपका आंसर 6 गुना आ रहा है, जो रियल आंसर है उसका 6 टाइम्स आ रहा है ना। अब देखो आपकी हाँ, वहां पे 6 × 5 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। देखो आपने गैप वाला जो फंडा लगाया वो फंडे में कोई दिक्कत नहीं है, बट उस फंडे का एक छोटा सा लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, देखो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ये मान लो G1, G2, G3, G4, G5। अब आपके पास गैप कितने हैं? 6। 6। एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। और आप इसमें से कितना गैप चूज कर रहे हो? 5। 5। मान लो कि हमने पहले 5 किए, तो अगर आप पहले 5 में रखते हो तो आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स नहीं, ऑल्टरनेट रहेगा। लेकिन ये उसी उसी में ये हो सकता था कि आपने ये वाला गैप छोड़ दिया और आपने ये उठाया, तो ये देखो यहाँ पे G1 और G2 साथ में आ गए क्या? यस सर। G1 और G2 साथ में आ गए, तो ये नहीं आया है ना। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज इस बार वो जो गैप वाला फंडा है वो तब सही में काम करता अगर आपके 5 बॉयज, 5 गर्ल्स एंड 6 बॉयज होते। लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये वाली पॉसिबिलिटी बन रही है, तो इससे हमको ये पता चला कि हम किसी गैप को ना, देखो हम एकदम पहला वाला गैप एंड हम आखिरी वाला गैप वो छोड़ सकते थे, लेकिन हमारे पास ना बीच वाला गैप छोड़ने का ऑप्शन नहीं है। बीच वाला गैप छोड़ने का ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए वो वाला लॉजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। आई होप दिस फिर इज तो क्लियर। गैप वाले से इसको नहीं कर सकते, क्या मतलब गैप वाले मेथड से इसको नहीं कर सकते। गैप वाले मेथड में कहीं ना कहीं छोटा सा सिचुएशन ऐसा बन जाएगा कि जो आपके पास 5 लोग हैं ना, उन 5 में से 4 को यहाँ पे अरेंज करना है, 5 में से 4 को यहाँ पे फिट कर देना 5C4 वेज में। ठीक है, क्या करना है, 5 में से 4 को आप यहाँ पे फिट करोगे, और बचा इन 2 गैप, ये जो ये वाला गैप बचा और ये वाला गैप बचा। अब इनमें से आपको इनमें से कोई किसी एक, है ना, इनमें से कोई एक गैप चूज करना है, तो आपका कितना हो जाएगा 5C4 इंटू 2C1। आया समझ में? सर, लेकिन बट अभी भी कहाँ आ रहा है, 5C4 की वैल्यू 5 होगी और 2C1 की वैल्यू 2 होगी, 10 हो गया। 5C4, लेकिन ये तो सिलेक्शन था ना, अब इसके बाद आप इंटू 5 फैक्टोरियल करोगे, अरेंज करोगे। सर लेकिन तब भी आंसर तो 2 × फैक्टोरियल का होल स्क्वायर आ रहा है। हाँ, ऐसे तो 10 × फैक्टोरियल का होल स्क्वायर आएगा ना। तो ऐसा नहीं सकते हैं, वो जो 6C5 था उससे आगे कर दे चारों सिचुएशंस को, नहीं नहीं, जिसमें 65 बीच में में तो, नहीं है। 65 में तो समझो ना उसमें एक्स्ट्रा केसेस आ गए। सब्ट्रैक्ट कर देंगे ये वाला सिचुएशन। एक मिनट, आपकी आवाज भी ब्रेक हो रही है। गैप वाला एक बार थोड़ा सोच के बताता हूँ यहाँ पे किस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है? ओके सर। मुझे एक बार व्हाट्सएप पे जरूर रिमाइंड कराना। गैप वाली चीज एक्चुअली हम लोग तब अवॉइड कर देते हैं जब जिनको अरेंज करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर दोनों केस में सेम है। गैप वाला मेथड तब काम करता है व्हेन वी हैव अनइवन केसेस। यस आल्सो एग्जैक्टली। चलो डन।
सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 2। 2 के बाद कौन सा करना है? ऑब्वियसली लोगों ने 4 पूछा होगा, है ना? ओके, सो कौन मेरे को 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताएगा? कौन आप में से मेरे को 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताएगा? अच्छा, इतने लोगों ने हैंड रेज कर रखा है। हाँ दर्श। सर 9 से नंबर, जो नंबर डिविजिबल होता है, सारे डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होना चाहिए, तब वो नंबर भी डिविजिबल होता है। एग्जैक्टली। सो बेसिकली रूल ये होता है स्टूडेंट्स कि हमको उस नंबर के सारे डिजिट्स को पहले ऐड करना हो। तो अगर मैंने आपको बोला 1 2 3 4 5, क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? तो हम बिना एक्चुअल डिवीजन परफॉर्म किए हुए पहले हम 1 2 3 4 5 के डिजिट्स को ऐड करेंगे। तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, वो बनेगा 15। अब जो ये सम निकल कर आया 15, क्या ये 9 से डिविजिबल होता है? नहीं। अब क्योंकि ये सम आपका 9 से डिविजिबल नहीं होता है, तो पूरा नंबर भी कभी भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, इसका एक बहुत अच्छी चीज क्या जानते हो? मैं आपको एक केस देता हूं, 2 3 4। क्या 2 3 4 9 से डिविजिबल है? सबका आंसर यस है कि नहीं गाइस? यस, सबका आंसर आ रहा है। अच्छा, 2 3 4 को ना कोई भी अरेंज कर दो ना, 2 3 4 के पोजीशंस अपने बीच में कहीं भी इंटरचेंज करा दो। जैसे 2 3 4 को और क्या क्या लिखा जा सकता था? 243। अब बताओ 243 9 से डिविजिबल है क्या? 243 9 से डिविजिबल है? 243 9 से डिविजिबल है? यस, क्योंकि अगर हम सम ऑफ डिजिट्स देखेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स अभी भी 9 हो रहा है। चलो और केस देखते हैं। 342, इज 342 डिविजिबल बाय 9? Is 342 divisible by 9? Yes, right? Acha, if I keep 3 in the first place, but now if I have 24, 324, is 324 divisible by 9? Again, the answer is going to be yes. है ना? Similarly, if I start with 4, 423 or 432, is this divisible by 9? The answer is again yes. So ultimately students, जो point मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ वो ये कि once we have selected the digits 2, 3 and 4, जैसे ही हमने वो डिजिट्स चूज कर लिए जिनको ऐड करके 9 बन रहा है, तो अब उन डिजिट्स का कोई भी अरेंजमेंट भी 9, कोई भी अरेंजमेंट से जो नंबर बनाएंगे उसका वो सारे नंबर्स हमारे क्या होने वाले? 9 से डिविजिबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? टेल मी यस और नो। रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन को। मैं कह रहा हूं कि जैसे ही हमने 2 3 4 सिलेक्ट कर लिया तो 2 + 3 + 4 होता है 9, है ना? तो अब 2 3 4 को किसी भी अलग अलग अरेंजमेंट में नंबर बना रहे हो, 3 डिजिट नंबर कोई भी बना रहे हो जिसमें 2 3 4 आ रहा है, वो सारे के सारे नंबर्स 9 से डिविजिबल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं ना? ग्रेट, यस। सबका चैट पे आंसर यस आ रहा है। थैंक यू फॉर पार्टिसिपेशन। अब इस फंडे को हम यूज करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। मैंने अभी क्या लिया था? मैंने लिया था 2 3 4, लेकिन इस सवाल में हमारा काम कैसे मुश्किल कर दिया। कह रहा है a 7-digit number divisible by 9 is to be formed by using the numbers from the set 1 to 9 7 at a time. The number of ways in which this can be done is, तो गाइज अब हमको 7 डिजिट का नंबर देखना है। मैं 234 में बच रहा था 3 डिजिट का नंबर लेगा, लेकिन अब यहाँ पे 7 डिजिट का नंबर आ रहा है। तो 7 डिजिट का नंबर आ रहा है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा जानते हो? let me just go to the board, है ना? ये हाँ, तो वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है परमुटेशंस का, मतलब दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस जहां पे आपका दिमाग अच्छे से खुलना चाहिए। तो यहाँ पे लिखता हूं अवेलेबल डिजिट्स कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9। अब इन अवेलेबल डिजिट्स में से आप क्या बनाना चाहते हो? वी वॉन्ट टू मेक 7 डिजिट नंबर। वी वॉन्ट टू मेक we want to make 7 digit number divisible by 9। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले डिजिट्स चूज करूंगा। जैसे 234 चूज किया था ना, तो फर्स्ट select the cases where the sum of digits is divisible by 9। तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले उन केसेस को चूज करना चाहिए जहां पे सम ऑफ डिजिट्स क्या हो, 9 से डिविजिबल हो। अब आप ये कैसे करोगे? तो छोटा सा फंडा देता हूं, इस पूरे को जरा ऐड करके बताओ जल्दी से कितना आएगा। तो 1 से लेके 9 तक का एडिशन एपी है ना, या सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स अगर सबको याद है n × n + 1/2, तो 9 × 10/2 45। मतलब 1 से लेके 9 को अगर जोड़ोगे, 1 से लेके 9 को जोड़ोगे तो सम कितना आ रहा है? 45 आ रहा है। अब इस 45 में से हमको 2 नंबर्स माइनस करना है, 2 नंबर हटाना है, क्योंकि 45 कैसे आया है? 2 डिजिट्स के एडिशन से आया है। तो देखो 45 तो सम बन ही नहीं सकता। अब 45 से नीचे सम क्या क्या हो सकता है? 45 से नीचे सम हो सकता है 36, 45 से नीचे सम हो सकता था 27। मैं 9 से डिविजिबिलिटी के हिसाब से देख रहा हूं। अब आप बताओ कि अगर 45, देखो 45 क्या था? पहले 9 डिजिट्स का सम था, और अब हमको चाहिए उनमें से 7 डिजिट्स उठाने हैं, और हमको सम 45 चाहिए। सवाल सुनो, 9 डिजिट्स था, उसका सम था 45। अब हमको उनमें से कोई 7 डिजिट उठाना है, और अभी भी हमको सम 45 चाहिए। क्या बोलो, 45 आ सकता है? क्या 45 आ सकता है? यस और नो? नहीं आएगा। इतना तो क्लियर है ना? बिकॉज जैसे ही हम एक भी डिजिट निकालेंगे हमारा सम 45 से कम हो जाएगा। अब 45 से कम में 44, 43, 42, 41 ये सब एक्सेप्टेबल नहीं है। अब हम सीधा फिर कौन सा सम पे देखेंगे? हम देखेंगे सम 36। अच्छा 36 देखेंगे तो अब हमको देखना है कि वो जो 9 डिजिट था ना, 9 डिजिट में से कोई भी 2 डिजिट को हटाएंगे और हमारा सम 36 होना चाहिए। तो कौन कौन सा केसेस हो सकता है? तो मैंने 9 हटाया ना, 9 माइनस किया, तो 9 माइनस किया तो मैं आपको अलग अलग केसेस यहाँ पे दिखा रहा हूं। एक केस होगा रिमूव 1 and 8। बोलो यस और नो? अगर मैं 9 डिजिट में से 2 डिजिट हटाना चाहता हूं इस तरीके से कि मेरा जो सम है वो 9 से डिक्रीज करे, तो क्या एक केस ये हो सकता है रिमूव 1 and 8? क्योंकि अगर आप 1 और 8 को हटाते हो तो ये टोटल कितना हट जाएगा? फिर 9 हट जाएगा। यस और नो स्टूडेंट्स? अब जैसे स्टूडेंट्स मैंने 1 और 8 हटाया, तो दूसरा केस क्या हो सकता था? 2 के साथ मुझे क्या हटाना पड़ेगा? 7। 2 के साथ 7 हटाना पड़ेगा। 3 के साथ किसको हटाना पड़ेगा? 6 को हटाना पड़ेगा। फिर 4 के साथ किसको हटाना पड़ेगा? तो 4 के साथ मेरे को 5 को हटाना पड़ेगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको? फिर से पॉइंट समझो। 9 डिजिट्स का सम था 45। अगर उसमें से हमको 60 डिजिट चूज करना है, इसका मतलब है 60 डिजिट को उठाकर हम 45 तो नहीं बना सकते थे। तो 45 से नीचे फिर कितना चाहिए हमको? 36 पे आएगा सम। अब अगर हम 45 से नीचे 36 पे ही हमारा सम एक्सेप्टेबल होगा, है ना, 36 ही हमारा एक्सेप्टेबल होगा। तो अब इस 36 में 45 से 36 पे आए, मतलब हमारा जो सम है वो 9 से डिक्रीज कर गया। अब अगर वो 9 से डिक्रीज कर गया है ना, 9 कम हो गया, तो कौन से 2 डिजिट को निकाले जिससे सम 9 से कम होगा? कौन से 2 डिजिट निकाले जिससे 9 से सम कम होगा? तो अगर आपने 1 बाहर किया तो उसके साथ 8 को बाहर करना पड़ेगा। अगर आपने 2 बाहर किया तो उसके साथ 7 को बाहर करना पड़ेगा।
अगर आपने 3 निकाला तो उसके साथ 6 को बाहर करना पड़ेगा, और अगर आपने 4 निकाला तो उसके साथ 5 को बाहर करना पड़ेगा। ठीक है, तो टोटल 4 केसेस बने। अब उसके नीचे आता है सम 27। ये पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूं, मैं दिखाऊंगा कि नॉट पॉसिबल बाय द 7 डिजिट्स, नॉट पॉसिबल बाय द 7 डिजिट्स। क्यों पॉसिबल नहीं है, तो जरा खुद से सोचना। एक मिनट, 7, हाँ क्यों पॉसिबल नहीं है जरा खुद सोचना। तो अब हमारे पास 4 केसेस आ गए, 4 केसेस आ गए। तो अब 1 और 8 नहीं है, 1 और 8 नहीं है मतलब कौन कौन से है, तो केस 1 में विदाउट 1 एंड 8, विदाउट 1 एंड 8, इसका मतलब अवेलेबल डिजिट्स कौन से हो जाएंगे, फिर अवेलेबल हो जाएंगे आपके बाकी 1 2 3, सॉरी 1 तो नहीं है, 2 3 4 5 6 7 8 नहीं है, 9, तो कितने बचे 7, 7 लेटर्स 7 पोजीशन 7 फैक्टोरियल, मतलब केस 1 कितना 7 फैक्टोरियल, केस 2 कितना होगा, सिमिलरली ऑल द केसेस, सिमिलरली ऑल द केसेस 7 फैक्टोरियल, therefore total number of cases will be 4 times of 7 factorial, 4 times of 7 factorial। ये अपना क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। आई बात समझ में? तो हमने 4 केसेस देखे, हर एक केस के 7 फैक्टोरियल बेस बन रहे थे, हर एक केस के 7 फैक्टोरियल बेस बन रहे थे। तो क्योंकि टोटल 4 केसेस थे, इसीलिए मेरा टोटल आंसर क्या बनेगा, 4 टाइम्स ऑफ 7 फैक्टोरियल। ठीक है, ये बनेगा आपका 4 टाइम्स ऑफ 7 फैक्टोरियल। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन नाउ। ओके, तो इसी के साथ टाइम ओवर हो चुका है, आई एम एंडिंग द क्लास। अगर किसी को डाउट है तो एक बार इस क्वेश्चन का रिकॉर्डिंग देखना, अगर स्टिल प्रॉब्लम होगा तो कल मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, बढ़ते हैं फिर क्लास को एंड करते हैं, एंड टास्क आपका क्या रहेगा मैं आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, चलो फिर बाय एवरीवन, टेक केयर।